नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पे कि मैम हमको फ्रेमिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उसी के लिए मैं आज का ये लेक्चर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जिस किसी भी क्लास में ये टॉपिक आता है वो सारी क्लासेस के बच्चे इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि रूल्स तो सभी के लिए सेम है। अगर आपकी क्लास में इस टाइप का टॉपिक आता है तो आप बेशक ये देख सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी आसपास पढ़ने वाले जिनका ये टॉपिक आता है, उनको जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्लास 10th राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन से पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है क्वेश्चन टैग से। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है? जैसे हम अब तक हमेशा क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन होता है और हम उसका आंसर लिखते हैं। लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या होगा, हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है। आंसर हमको दिया होगा, हमें उसका क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो इससे हमको सीखने को क्या मिलेगा? हमको इससे सीखने को मिलेगा कि जब कभी हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमें सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करना है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनाए वो हम यहां सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन होते कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज यस और नो वाले क्वेश्चन। कैसे? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमने खाना खाया, वो बोलेगा हाँ या ना। तुमने खाना कैसे खाया, तुमने खाना कब खाया, अगर हम इस तरह से पूछते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है, डिटेल में आंसर देने होते हैं, जो कि होते हैं कैसे, WH वाले क्वेश्चंस। तो इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं यस नो और दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन। सबसे पहले समझेंगे यस नो वालों को, उसके बाद हम WH वर्ड्स के लिए काफी सारे रूल्स हैं, उन सबको देखेंगे। आपके एग्जाम में मोस्टली आपको WH वर्ड से आता है, लेकिन फ्रेमिंग क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, इसलिए हम दोनों ही टाइप्स को समझेंगे। क्लास थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको चिपक के रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस और नो के बारे में बात करते हैं कि यस और नो से रिलेटेड किस तरह से हमारे पास फ्रेमिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो यस और नो क्वेश्चन के लिए आपको 24 ऑक्सिलरीज वर्ब्स मिलती हैं, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं। इसको सिंपल भाषा में कहें तो हेल्पिंग वर्ब्स मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है और दूसरी होती है हमारी मॉडल्स वर्ब, यानी कि जो हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं। तो इसमें मॉडल वर्ब भी आ जाएंगी। आपकी प्राइमरी वर्ब यानी कि टू बी, टू हैव वाली, ये भी आपके पास आ सकती हैं। तो बी फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, एम, इज, आर एंड वॉज वर। डू में डू, डज एंड डिड होता है। एंड हैव फॉर्म में हमारे पास हैज, हैव और हैड होता है। तो या तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी या फिर आपको मॉडल वर्ब मिलेंगी, जिसमें विल, शैल, कैन, मे, इनका अगर हम बनाएं तो वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू एंड यूज टू, ये हमको मिलेंगी। तो टोटल हमको ये मॉडल वर्ब या ये टोटल वर्ब हमको दिख सकती हैं किसी भी यस या नो को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो जब आपको यस और नो में आंसर देना होता है, यानी जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना होता है, तो कुछ ये आपको वर्ब काम आएंगी। ठीक है, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको इसको पढ़ने में इजी रहेगा, या फिर नोट्स तो अभी बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा आपको, तो बस आप स्क्रीनशॉट से ही इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि यस नो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो देखिए कैसे करता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ यस नो क्वेश्चन, क्या काम होता है इनका? तो इनका काम ये होता है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ होती हैं, इससे हमको पता चलता है कि भाई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। भाई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ होगा तो यस बोलेंगे, नहीं हुआ है तो नो बोलेंगे। तो इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हम हेल्पिंग वर्ब से किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्पीकर जो है वो क्या बोलेगा, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। क्लियर? तो यस और नो के रिप्लाई को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, यस और नो के रिप्लाई को सुनने के लिए जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ हमको हाँ या ना में आंसर मिलेगा, वहां हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो क्या है, हिज फादर इज अ फार्मर। अब तक हम हमेशा क्वेश्चन मिलते थे, हम उनके आंसर लिखते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब हमको एक आंसर लिखा हुआ मिलेगा और हमें उसका क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना है, इज हिज फादर अ फार्मर। क्या उसके पापा फार्मर है? हाँ, उसके पापा फार्मर है। तो यहां पर हम यस लगाएं, नो लगाएं, इट्स ओके। अगर आप चाहें तो यहां यस भी लगा सकते हो, यस हिज फादर इज अ फार्मर।
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यस लिखें, ठीक है। या फिर अगर ये आंसर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है हिज फादर इज अ फार्मर, इज हिज फादर अ फार्मर, तो ये क्या हुआ, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। क्लियर। अब ये कैसे बना, क्या किया, कौन सी चीजें डाली, उसके लिए हमको एक छोटा सा रूल समझना होगा जिसको हम समझते हैं बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से आप उसको कर लोगे। ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, इसका हमने एक क्वेश्चन बनाया है और बाद में हमने इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तो इसके लिए कुछ रूल होता है, रूल को देखते हैं। रूल क्या दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिनको हमको फॉलो करना है। सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए क्या क्या है। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, ढूंढनी है। तो यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, आप इसको छोड़ दो, आप हेल्पिंग वर्ब समझ लो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या मॉडल वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, कर लेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। सेकंड क्या करना है, सेकंड हमको जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सेंटेंस के पहले लगा देना है। ठीक है, लगा देंगे। ब्रिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या ले आओ, आपकी हेल्पिंग वर्ब ले आओ। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमको क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब उठा करके आगे लगा देनी है। तो जो एम था वो आर आ गया है। ये क्या हो गया, एम का आर कैसे बन गया, उसके लिए एक छोटा सा रूल है जो मैं आपके लिए ऐड कर देती हूं। देखो, यहां पे लिख देते हैं भाई। यहां पर क्या है, जो प्रोनाउंस है ना वो चेंज होते हैं। कुछ प्रोनाउन जो हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, उसको प्रैक्टिकली भी समझना। एक बच्चे ने मुझे डाउट ग्रुप में ये क्वेश्चन भेजा था कि मैम ये कैसे चेंज हो गया। तो उस चीज को देखो, समझो। आप क्या बोल रहे हो, मैं किताब पढ़ रही हूं, है ना, मैं किताब पढ़ रही हूं। अब आप अगर किसी से क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, ऐसे बोलेंगे ना। क्या मैं किताब पढ़ रही हूं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बोलोगे। आप क्या बोलोगे, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, बोलेगा मैं किताब पढ़ रही हूं, हाँ मैं किताब पढ़ रही हूं। तो इसने यहाँ पे यस नहीं लिखा है, लेकिन वो यही यस में ही रिप्लाई कर रही है कि हाँ मैं किताब पढ़ रही हूं। तो हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, तुम यूज कर रहे हैं ना। तो फिर क्वेश्चन बनाने में तुम का ही तो यूज करेंगे, और तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल समझो कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, आंसर कैसे मिल रहा है, उसी के अनुसार हमको प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो उसके लिए छोटी सी लिस्ट है, उसको समझ लीजिए। अगर आपके आंसर में आई और वी दे रखा है, ठीक है, मतलब आपके आंसर में आई वी दे रखा है, तो जब आप उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे उसको यू में। आई होगा तो भी यू में चेंज होगा, वी होगा तो भी यू में चेंज होगा। ठीक है, पहली चीज, आंसर में आई और वी हो तो। सेकंड थिंग, अगर आपके पास क्या हो, माय हो और आर हो, यानी इनके पॉजिटिव केस हो, तो क्या होगा, यू का पॉजिटिव केस लेंगे योर। ये चेंज करना है। यानी अगर आपके आंसर में माय और आर होगा, जैसे माय बुक हो गया तो योर बुक हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके पास मी है, मीन्स इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं, और इसका भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस है। तब क्या करेंगे, मी और अस का चेंज करेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो यू में चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। आई और वी को हम यू में चेंज करेंगे। ठीक है, आई और वी अगर आपके पास आता है तो जब आप उसका क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपके सेंटेंस में आई और वी है तो जब आप उसका क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, यू लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, मैंने ये कर लिया, क्या तुमने ये कर लिया, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैंने ये कर लिया, क्या हमने ये कर लिया। तो इस तरह से हम यू को चेंज करते हैं आई और वी के लिए। नेक्स्ट है माय और आर। माय और आर का क्या हो जाता है, योर हो जाता है। मी और अस से क्या बन जाता है, यू बन जाता है। अब हो भी ऐसा सकता है कि पेपर में, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर होता है उस आंसर में हमको ये भी मिल सकता है, और अगर ये मिल सकता है तो इसके लिए क्या चेंज करेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे। अगर हमको पेपर में यू मिल जाता है तो हम उसको चेंज कर देंगे किसमें, आई या फिर वी के सेंस में। अगर योर मिलता है
तो उसको चेंज कर देंगे माई एंड आर के सेंस में। अगर हमको यू मिलता है तो हम उसको चेंज कर देंगे मी एंड अस के। ये किस में होगा? ये ऑब्जेक्टिव के बेस पे होगा, ये सब्जेक्ट के बेस पे होगा, ये हमको किसी पोजीशन से रिलेटेड होगा। जैसे योर फादर होगा तो फिर हम उसको माय फादर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब ये वाली चीज आपको यहां समझ में आएगी। तो क्या हुआ कि भाई ब्रिंग द ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको लेनी है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आप क्या लोगे? आप जो भी आपकी वर्ब है उसको उठा करके आगे लगाओगे। बट हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट भी देखना है। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? आई दे रखा है। और आई क्या चेंज हो जाएगा? आई चेंज हो जाएगा यू में। तो अब हम यहां लिखेंगे यू। तो जब हम यहां यू लिखेंगे तो हमको वर्ब भी वैसे ही चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो आर यू हो जाएगा। बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। और उसके बाद थर्ड चीज क्या करनी है? थर्ड चीज हमको लास्ट में जो फुल स्टॉप है इसको हटा करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक रूल है यस नो को बनाने के लिए। फिर से रिपीट करती हूं, समझाती हूं, आराम से फिर से समझना। सबसे पहले क्या करना है? आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस देखने के बाद जब आप उसको चेंज करोगे तो पहला काम करना है अपनी हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। वो शायद मॉडल वर्ब भी हो सकती है या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है डू वाली या फिर हैव वाली या फिर बी वाली, जो भी आपकी वर्ब है उस वर्ब को आपको लेना है और उसको आगे लगा देना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखो कि वो प्रोनाउन है क्या, आई वी या इस तरह से कोई प्रोनाउन है। अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर दीजिए आप यू में और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उन एग्जाम्पल के साथ कुछ चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो अलग अलग छोटे छोटे रूल्स चेंज हो सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपको वहीं पे समझाती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट है इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। अब आपको क्या पता है ना भाई, हमको इसको कैसे बनाना है? हमको इसको हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसा मिलेगा? अगर आपको ये मिलेगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, WH वर्ड से बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हिंट दिया होगा। अगर इसको WH वर्ड से बनाना होगा तो वो लिख देगा भाई WH वर्ड इससे बनाना है, ठीक है। या अगर उसको यस नो से देना होगा तो यूं करके दे देगा, यस और नो करके दे देगा कि क्या करना है। तो उससे आपको हिंट मिल जाएगी कि मुझे हेल्पिंग वर्ब में बनाना है या WH वर्ड में बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको हमारी वर्ब उठानी है। उठाओ, ये वर्ब कहाँ है? ये रही, हैज, उठा दिया हैज। अब हमारा सब्जेक्ट है इंडिया, तो इंडिया को इंडिया लिखना है। हैज इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप? क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है? आई हैव डन माई होमवर्क। अब क्या करेंगे? ये जो हैव है इसको पहले लेकर आएंगे, ठीक है। आई को हमें क्या करना होगा? आई को हमें चेंज करना हो, किस में बन जाएगा? यू में बन जाएगा। तो हैव यू डन माई, माई देखा था ना हमने, माई और आर को हम किस में चेंज करते हैं? योर में चेंज करते हैं। तो योर होमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट, दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। अब यहां पे एक बहुत अच्छा रूल आपको समझने को मिलेगा। क्या भाई, कई बार क्या होता है ना, आपके पास सेंटेंस होता है और सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे बड़ा खेल ही हेल्पिंग वर्ब का है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ही नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो आप कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? तो वहां पर जब कभी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वहां पर कंडीशन होगी किसकी? या तो डू आएगा या डज आएगा या फिर डिड आएगा, ठीक है। इन तीन में से ही कुछ हमारी वर्ब लगने वाली है और उसको पहचानना हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों खेल है? क्योंकि हमने टेंस में पढ़ रखा है इसके बारे में कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस तरह से है। तो यहां देखो, दे गो टू स्कूल, अगर ये पास्ट में होता तो वेंट होता, गो की जगह वेंट होता, राइट। तो यहां पे गो दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट में ये दो वर्ब्स चलती हैं, जिसमें से भी डज जो है वो किस में चलती है? सिंगुलर वर्ब्स में चलती है, जहां पर वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, ठीक है। तो ये वाली तो होगी नहीं, तो क्या बना? ये डू है। तो यहां से हमको आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू लगेगी। और उसके अनुसार डू दे गो टू स्कूल और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब ये ना होती, कुछ और सेंटेंस होता, ये होता अगर ये होता दे वेंट टू स्कूल,
तब क्या होगा, तब हमको पता है वेंट क्या है, वेंट पास्ट में होता है और पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो हम यहां लगा देते डिड दे गो टू स्कूल। अब हमने वेंट का क्या कर दिया, हमने वेंट का गो बना दिया, क्योंकि हम वेंट के लिए पहले से ही पास्ट की डिड फॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका फिर वेंट का हमने फिर से गो कर दिया। तो इस तरह से आपको मिल सकता है और आप अपने जो क्वेश्चन है उसको चेंज, जो आंसर उसको क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा और मोस्टली आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, क्योंकि सिंपल वाले तो हम आराम से कर ही लेंगे हेल्पिंग वर्ब निकाल के, लेकिन जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होगी तो वहाँ आपको देखना है भाई ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। पास्ट और प्रेजेंट के अनुसार आप डू, डज या फिर डिड, जो भी आपको सेंटेंस देखकर समझ में आएगा आप वैसे लगाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सीता सॉ अ स्नेक इन द रूम। मैंने अभी आपको जो एक सेंटेंस समझाया था यहाँ पर, ठीक है, उसी का, जैसे मैंने इसी का ही आपको पास्ट बना के दिखा दिया, लेकिन एक और सेंटेंस पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। सीता सॉ अ स्नेक इन द रूम, सीता ने क्या देखा, एक स्नेक देखा रूम में। अब यहाँ पर क्या सीता ने स्नेक देखा रूम में, तो यस या नो जो भी आप बोलेंगे। अब इसको आप कैसे चेंज कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, ये सॉ देखा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही नहीं रही है, लेकिन सॉ दिख गया, तो सी का सॉ सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड होता है सीन, तो सेकंड फॉर्म मिल गया। दैट मीन्स ये क्या है, पास्ट में, और पास्ट में तो हम डिड लगाते हैं, तो लगा देंगे डिड सीता, फिर सॉ की हम फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे सी, डिड सीता सी, बाकी का सेम ऐसा का ऐसा लिखना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले में कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपका आप सब्जेक्ट लेना है या सब्जेक्ट के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है और बाकी का आपको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। चलिए आगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा आंसर यस और नो में ना होकर नो में हो जाए। ये अब तक के सारे आंसर हमारे यस में ही थे, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नो में आ जाए, तब क्या करेंगे, यस ये तो सिंपल है ना। अगर नो में आ जाता है तो नो में आने पर हमें क्या करना होगा, अगर नो आ जाता है, नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर, तो इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये नो और नॉट तो हटा देना है, ठीक है। बस बाकी का काम तो वही है। क्या लिखा हुआ है, ये इज, इसको लिख दो यहां, माय का क्या बन जाएगा, योर बन जाएगा। इज योर फादर अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पापा डॉक्टर है, नहीं मेरे पापा डॉक्टर नहीं है, ठीक है। ऐसे तो इस तरह से आप यस नो में ऐसे बना, नो वाले के लिए आपको क्या करना है, जो भी नो और नॉट दे रखा है उसको आपको हटा देना है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो कि किससे थे, हमारे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड थे, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब वाले तो काम खत्म हो गया, अब कौन सा करना है, अब हमको WH वर्ड को सीखना है जो हमको पूछे भी जाते हैं। और WH वर्ड में हर WH वर्ड के लिए कुछ थोड़ा सा रूल होता है जो चेंज होता है, उस चीज को ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना, ठीक है। ऐसे मत करना कि सामने सेंटेंस आ गया और तुम बैठ के रूल सोच रहे हो, यार इसमें रूल क्या आएगा, इसमें क्या था, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना प्रैक्टिकल होके कैसे कर रहे हैं हम, खुद से क्वेश्चन हिंदी में करके देखो, जो भी आपको दे रखा है ना, आपको सेंटेंस दे रखा है, जो आंसर दे रखा है उसका आप हिंदी में क्वेश्चन करके देखो। पहले उसको ही हिंदी में आंसर को बोलो, फिर उसका हिंदी में क्वेश्चन करके देखो, आपको फटाफट पता चल जाएगा कि क्या चीजें हमको चेंज करनी है, ठीक है। तो WH वर्ड्स वाले देखते हैं कि किस तरह से चेंज होते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या लिस्ट होती है, क्या क्या WH वर्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पर है हमारा WH वर्ड, व्हाट इज द वर्क ऑफ WH वर्ड क्वेश्चन। WH वाले क्वेश्चन कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। WH क्वेश्चन जो है वो हमको क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है WH वाले क्वेश्चन से, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में आंसर को बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हम यस और नो तक अपने आंसर को बोल देते हैं, लेकिन WH वर्ड में हम थोड़ा डिटेल में सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, व्हाट एम आई लर्निंग, क्या मैं सीख रहा हूं। तो यहां पर ये जो दे रखे हैं आपको सेंटेंस, ये क्या है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसके हमको क्या करने होंगे, डिटेल में आंसर देने होंगे। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, व्हेन विल दे कम टू मीट, वो कब आएंगे मिलने, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन डिटेल में क्वेश्चन के हमको डिटेल में आंसर देने होते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है, हमको इसका मतलब पता नहीं होता है कई बार। तो यहाँ पर जिन बच्चों को इस चीज का मतलब नहीं पता है कि क्वेश्चन में व्हाट का मीनिंग क्या है, व्हेन का मीनिंग क्या है, व्हाई का मीनिंग क्या है, वो चीज भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब आप इस चीज को अपने लिटरेचर वाले क्वेश्चन में भी अगर पढ़ोगे तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई मुझे इस आंसर में
क्या लिखना है। भाई वाई का आंसर क्यों, तो उसकी जगह हम क्या का आंसर ना लिख कर आए, वो वाली मिस्टेक जो है आपकी नहीं होंगी। तो इसको आपको आराम से समझना है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज कब के लिए यूज होती है। सबसे पहले देखिए क्या है, वॉट। वॉट का मीनिंग क्या होता है, क्या, और इसका मतलब है कि हम कुछ चीज के बारे में क्या मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। भाई क्या हुआ, क्या, तो क्या के बारे में, हम किसी चीज के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके लिए हम व्हाट को यूज करते हैं। व्हेन मीन्स होता है कब। कब मीन्स कि जो काम है ना वो किस टाइम पर हुआ था। आस्क अबाउट टाइम, टाइम के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम व्हेन के लिए यूज करते हैं। तो अच्छा, इसको कैसे करेंगे, जब हमारे पास आंसर होगा, हमको जब क्वेश्चन बनाना होगा व्हेन से, तो जहां टाइम होगा ना उस टाइम को हमको छुपाना है और उसके लिए हमको व्हेन से क्वेश्चन करना है। तो ये टाइम के लिए होता है। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहां। कहां मीन्स कि किस जगह पर, और उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, प्लेस को यूज करते हैं, जगह को यूज करते हैं। तो जब हम जगह के बारे में कहेंगे तो हम वेयर को यूज कर रहे होंगे। अब क्या होगा, जब आपको आंसर मिलेगा और वहां पे WH वर्ड लगा, आपको WH वर्ड मिलेगा, अपने मन से नहीं लगाना होगा, आपको WH वर्ड ऑलरेडी गिवन होगा, आपको बस उसका फिर क्वेश्चन बनाना होगा। तो WH वर्ड दे रखा होगा, जैसे आपको वेयर दिए रखा है, तो वेयर से आपको पता चलेगा वेयर मीन्स कहां। तो मुझे अपने जब क्वेश्चन बना रहा होगा तो उसमें मुझे जो वेयर यानी जो जगह है उसको हाइड करना है। तो उससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, जिसको हमको क्वेश्चन बनाने में नहीं लिखना है वो आपको आराम से पता चल जाएगा। वाई मीन्स होता है क्यों, यानी इसमें हमको एक रीजन जो है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्यों। विच मीन्स कौन सा, तो यहां पर चॉइस के बारे में, भाई कौन सा वाला, कौन सा, उसके लिए हम बात करते हैं। हाउ, कैसे, काम जो है वो किस तरीके से हुआ, किस मैनर में हुआ, किस विधि में हुआ, किस तरह से हुआ, उसके लिए हम हाउ को यूज करते हैं। हु मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है जब वो मिसिंग होता है तो उसके लिए हम हु को यूज करते हैं। तो पर्सन की आइडेंटिटी के लिए हम हु को यूज करते हैं। हुज क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन के लिए बताते हैं। भाई हुज फादर, किसके पापा, इस तरह से होते हैं। तो हुज के साथ आपको कोई नाउन मिला हुआ होगा, वो पूरा का पूरा आपका सेट चलता होगा जिसमें हम किसी के पोजीशन, अधिकार की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है whom, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। whom मीन्स जो कि एक ऑब्जेक्टिव बेस पर हमारा काम करता है और जिसमें हम किसी पर्सन का क्या दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि भाई whom किसके बारे में चीज चल रही है, यानी एक तरह से एक विशेषता वाली चीज चलती है। सबके कुछ छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, उन सबको भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हु, जो कि बहुत ही सिंपल है और हु से क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत आसान है। क्या करना होता है, हु से क्वेश्चन फ्रेम करना है तो क्या करना है, गोल्डन रूल ध्यान रखना है। भाई जो हु है ना, हु से यदि क्वेश्चन आपको बनाना है तो प्रश्न पत्र में आपको क्या करना होगा, दिए गए वाक्य के कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है ना उसको आपको हटा देना है। जो सब्जेक्ट है उसको हटा दो, उस शब्द के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, हु लिख देना है, और बाकी का सेंटेंस ज्यों का त्यों, ऐसा का ऐसा उतार देना है, कोई भी शब्द नहीं छोड़ना है। कैसे, आंसर दे रखा है रमेश एंड विमला विल गो टू स्कूल टुडे। यहाँ मेरा और मेरे पापा का दोनों का नाम आ गया है। तो रमेश एंड विमला विल गो टू स्कूल टुडे, ये आपके लिए आंसर है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो शब्द हु अगर आता है तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट की जगह है आपको हु लगा देना है। भाई क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कौन स्कूल जाता है, रमेश और विमला स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो कौन के लिए क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे हु, विल गो टू स्कूल टुडे एज इट इज लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देना। बताओ कितना इजी है हु के लिए, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को हटा दो, उसकी जगह हु लगा दो बस। तो मोहन वेंट टू स्कूल, हु वेंट टू स्कूल, सिंपल, हु वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु के लिए आई होप आपको इजीली समझ में आ गया कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हटा दो और उसकी जगह हु लगा दो, बाकी सब का सब एज इट इज लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया आपका हु से क्वेश्चन फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हुज मीन्स किसका, मतलब अधिकार के बारे, पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, उसके लिए गोल्डन रूल क्या दिया है, प्रोनाउन के संबंध कारक हुज को हुज बनाकर क्वेश्चन के आरंभ में रख दो। क्या होगा,
भाई आपके पास कुछ प्रोनाउन वाला कोई चीज होगा, उससे पहले कुछ लिखा होगा भाई योर हाउस, ठीक है, आर हाउस, माई हाउस, कुछ भी होगा पोजीशन से रिलेटेड, उसको आपको लेना है और उसके साथ कोई प्रोनाउन होगा उसको भी ले लेना है। तो जो आपका पोजीशन वाला यानी जो प्रोनाउन है उसकी जगह तो आपको क्या लगा देना है, हुज लगा देना है। मतलब माय हाउस लिखा है तो उस माय की जगह हुज लिख देना, हुज हाउस, है ना, ऐसे लिख देना है। तो पहली चीज तो आपको हुज लगा देनी है, जो भी प्रोनाउन है ना उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, हुज लगा देना है। ध्यान रहे प्रोनाउन के संबंध कारक के साथ जो नाउन आया है, यानी जैसे हुज कार है तो कार को साथ में लिखना है, ठीक है, उसको हुज के साथ ही लिखना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, यानी हुज आ गया, जो उसके साथ कार, हाउस, जो कुछ भी है, ड्रेस, फ्रॉक, कुछ भी, उसको आपको लिख देना है। और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आवश्यकता के अनुसार जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिख रही है उसको लगाना है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज उतार देना है। फिर से रिपीट करते हैं, हुज से रिलेटेड अगर आपको बनाना है तो हुज जिस भी प्रोनाउन की बात कर रहे हैं उस प्रोनाउन की जगह आपको क्या लगाना है, हुज लगा देना है और उसके साथ जो नाउन होगी उसको भी लगा देना। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने, क्योंकि हमेशा ये होता ही है ना, हम WH वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही तो लगाते हैं। तो बस हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देना, सिंपल। देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला, शी परचेस्ड योर कार यस्टरडे। तो यहां पर हमको हुज से बनाना है तो ये रहा, तो जो योर है ना ये हमारा आंसर है और इसकी जगह हमको क्या लिखना होगा, हुज लिखना होगा। तो लिखेंगे हुज कार, ठीक है। अब यहां दे रखा है परचेस्ड, दैट मीन्स ये पास्ट का है और पास्ट में हम क्या लिखते हैं, डिड लगाते हैं, तो डिड लगा देंगे, हुज कार डिड। अब परचेस्ड का क्या हो जाएगा, परचेस्ड का परचेज हो जाएगा क्योंकि हम डिड लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो ठीक है। और उससे पहले हमको शी भी लगाना है, तो डिड शी परचेज यस्टरडे, ठीक है। क्या किया हमने, जो भी हमारा प्रोनाउन था उसकी जगह हमने हुज लिखा, उसके साथ जो भी प्रोनाउन गिवन था वो लिखा। प्रोनाउन लिखने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी जो कि हमने आइडेंटिफाई कर ली और उसके अनुसार हमने डिड लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, हमारा सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद हमने बाकी की जितनी भी वर्ब थी वो सब चीज लिख दी। तो मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो आप स्ट्रक्चर इसको ऐसे बना सकते हो कि हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब प्लस अदर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे बना देना। नेक्स्ट है आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर को जानता हूं, किसकी, उसकी, हुज सिस्टर हो जाएगा, तो हुज लिख देंगे, सिस्टर लिख देंगे। फिर हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब के लिए यहाँ पे नो दे रखा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का है, और आई दे रखा है तो आई के साथ हमको क्या लगाना होगा, डू डज में से डू को यूज करना होगा। लेकिन आई को हमको फिर चेंज करना है क्योंकि हमें आई का क्या बनाना है, यू बनाना है। हेल्पिंग वर्ब वाले जो है वो रूल्स तो रहने ही है, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हुज सिस्टर क्या बन जाएगा, डू बन जाएगा, डू, और इस आई का हम क्या लगाएंगे, यू एंड नो। Whose sister do you know? I know her sister, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे क्या बना दिए, क्वेश्चन बना दिए WH वर्ड से, whose से, ठीक है। तो ये था whose के लिए, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है whom, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये दिया है कि भाई वर्ब के तुरंत बाद वाले नाउन यानी व्यक्ति अथवा प्रोनाउन को whom बना दो। जब आपके पास कोई सेंटेंस होगा तो वर्ब दे रखी होगी, उस वर्ब के बाद डायरेक्ट उसके वर्ब के जस्ट बाद आपको कोई क्या मिलेगा, कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन मिलेगा जो कि हमारे लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको हमको क्या कर देना है, whom कर देना, मतलब उसको गायब करना है और उसकी जगह हमें whom लगाना है, ठीक है। whom लगा देंगे और whom के तुरंत बाद आपको फिर वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी सारा सेंटेंस, यानी जो भी। अब क्या होता है ना, जब आपके पास आंसर होता है ना तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे किसको उड़ाना है, मतलब कौन सी चीज नहीं लिखनी है क्वेश्चन बनाते समय। तो बस आपको ये पता होना चाहिए भाई whom के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी वर्ब के जस्ट बाद काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है उसको हमको हटाना है, ठीक है। तो जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसको हमको हटाना है, तो यहां पर बनेगा whom
उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको पता है भाई क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आएगी और वर्ब के बाद बाकी का सारा सेंटेंस आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ सीता इन द गार्डन। किसको देखा, सीता को देखा, तो हमें सीता को उड़ाना है, यानी सीता हमारे लिए whom है, हमारे आंसर का काम कर रही है, तो whom लिख दिया। whom के बाद सॉ दे रखा है, मीन्स ये पास्ट में है, तो हमें डिड लगाना होगा। क्या हो जाएगा, whom did। अब ये आई जो है ये क्या बन जाएगा, आई का यू हो जाएगा, यू हो गया। सॉ का क्या बन जाएगा, हमको सी लिखना होगा, इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल। द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। टीचर ने पनिश किया तुम्हारे भाई को, तो किसको पनिश किया, तुम्हारे भाई को पनिश किया। तो पनिश के बाद क्या दे रखा है, योर ब्रदर दे रखा है, हटा दो उसको, ये हमारे आंसर का काम करेगा। और अभी हमें whom को लगाना है, क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद योर ब्रदर दे रखा है, यही हमारा whom है, इसकी जगह हमको whom लगा देना है। लगा दिया whom। अब क्या है, पनिश्ड दे रखा है, दैट मीन्स ये वही पास्ट है, तो पास्ट के लिए डिड लगाएंगे। डिड के बाद द टीचर है, कोई प्रोनाउन नहीं तो चेंज करना नहीं, एज इट इज लिख देना है। whom did the teacher punished का पनिश हो जाएगा, टुडे का टुडे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, सिंपल। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था, उसको भी हम कर लेते हैं, मैं एक बार निकाल लेती हूँ। अब वो बच्चे का तो मुझे whom वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन जिन के मिलते जाएंगे उनको करवाती जाऊँगी। ठीक है, एक मुझे मिला था, यस वाले से मिला था, ये किसने भेजा था, रूपेश मधुकर जी ने भेजा था, कि उन्होंने ये सेंटेंस मुझे भेजा था, यस आई ऑलवेज abide by the law of the land। ठीक है, ये मुझे रूपेश ने भेजा था, तो उन्होंने पूछा था कि मैम इसको कैसे करना है, तो इसका क्वेश्चन टैग में बनाना फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना सिखाती हूँ। तो देखो यस दे रखा है ना, इस यस को तो हमको हटा ही देना है। बाकी जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब वाली चीज जो देखी थी उससे हमको करना है। तो देखो यहाँ आई ऑलवेज दे रखा है, ऑलवेज हम हमेशा किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो इसके लिए हम डू लगा देंगे। डू के बाद ये आई जो है वो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, और यू के बाद बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो। डू यू ऑलवेज अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से बाकी का सारा यो कंप्लीट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ लिख देना, आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्लियर। और बाकी अगर मुझे होम से अभी दिखने ना, किसी बच्चे ने मुझे किया था मैसेज, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है, देखते जाएंगे। अगर जिसके भी अब नहीं, अब आई थिंक आप सबके क्लियर ही हो जाएंगे, शायद आप खुद ही मुझे बना के आंसर चेक करवा देंगे। तो जिस किसी का मैं आंसर नहीं दे पाऊँ तो आप उस अपनी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन करके, इसको देख करके आप बताना मैम ये हमने बना दिया आपकी क्लास देख करके, तो क्या हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। नेक्स्ट आता है व्हाट के लिए। व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट के बारे में भी। तो उसके लिए गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये है कि वर्ब के तुरंत बाद वाले नाउन को व्हाट बना दो। जब आप सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगी और उस वर्ब के बाद जो भी आपको नाउन मिलेगा उसको आपको क्या बना देना है, व्हाट बना देना। मतलब हमको जब क्वेश्चन करना है तो जो यहाँ पे नाउन होगी ना उसको हमको उड़ाना है और उसकी जगह हमको व्हाट लगाना है। दूसरा, फिर व्हाट के तुरंत बाद वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी का वाक्यांश वैसा का वैसा उतारना है। प्रोनाउन यदि हो तो उसको नियमानुसार बदलना है। कौन सा नियमानुसार, जो मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे आई वी वाले, है ना, उसके अनुसार आपको बदलना है। तो इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ। व्हाट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको बाकी का सेंटेंस लगाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क करना है। सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। सेंटेंस क्या दे रखा है, ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। तो आपको देखना है रोट, क्या रोट किया है, लेटर रोट किया है, तो इसमें हमको अ लेटर हटाना है। अब दिमाग में एक चिक 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 होगी। वो क्या चिक चिक होगी, वो चिक चिक ये होगी कि यार अभी अभी हमने होम देखा था, वहां पर भी हमने क्या हटाया था, वर्ब के बाद वाली चीज को हटाया था, और जब हम व्हाट कर रहे हैं उसमें भी वर्ब के बाद वाली चीज को हटा रहे हैं। तो भैया हम जब क्वेश्चन करते थे कैसे, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन करते थे, तो क्वेश्चन क्या करते थे, व्हाट और होम से ही तो करते थे। तो व्हाट और होम से हमको क्या मिलता था, हमारा ऑब्जेक्ट मिलता था। तो व्हाट और होम के लिए सेम रूल होगा। ठीक है, सेम रूल क्या होगा, यही हटेगा भाई।
बस वर्ब के बाद वाली चीज हटानी है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्या करना है, अ लेटर है ना, इस अ लेटर को ही हमें आंसर में है तो इसको ही हमें क्वेश्चन में हटाना है, और उसके लिए हमको क्या लगाना है, वॉट लगा देना है। वॉट के तुरंत बाद क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे। देखो रॉट दे रखा है यानी राइट की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए डिड लगाएंगे। डिड के बाद ये ही लगा देंगे। रॉट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टू हिज क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता हमको क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश को हमको हटाना है। टीच के बाद अस दे रखा है, हमको क्या लेना है, इंग्लिश लेना है, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीजें हैं, तो हमको कैसा लेना है। हाँ बहुत मस्त सेंटेंस है, इसमें आपको डाउट आएगा। डाउट क्या आएगा, डाउट ये आएगा मिस्टर गुप्ता टीच अस इंग्लिश। मैम ये नहीं ले सकते क्या, अस ले लें क्या, अस भी तो ले सकते हैं कि भाई हमको कौन पढ़ाते हैं, मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं। तो लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, व्हाट से करना है। अभी हमको किससे करना है, व्हाट से करना है। हाँ अगर होम होता ना तो होम के लिए हम ये ले लेते, लेकिन अभी हम किसको क्वेश्चन कर रहे हैं, हम व्हाट से कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं क्या, क्या इंग्लिश। तो इंग्लिश को हमको हाइड करना है, और उसके लिए हम क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे। अब टीच दे रखा है, तो टीच क्या है, एस और ईएस डला हुआ है, तो इसलिए डज लगा देंगे। मिस्टर गुप्ता लगा देंगे, और उसके बाद टीच का टीच हो जाएगा। और अस का हम क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे। हमने पढ़ा था ना, अस और मी के लिए हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, तो इसका यू बना दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयर। वेयर के लिए गोल्डन रूल क्या है, वेयर के लिए गोल्डन रूल है, वेयर का मतलब क्या होता है भाई, कहाँ। तो जहां पर आपको जगह की चीज मिल रही है ना, उसको हटा दो, उसकी जगह वेयर लगा दो, उसके लिए वेयर लगा दो। ठीक है, तो दिए हुए वाक्य में जहां स्थान सूचक शब्द हो वहां वेयर बना दो। फिर वेयर के बाद वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना देती हूं ताकि आपके लिए बहुत ईजी है। वेयर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, उसके बाद बाकी का सेंटेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे दे रखा है आई स्लीप ऑन द रूफ। मैं कहाँ सोता हूँ, छत पर। तो यहाँ पर कहाँ सोते हो, छत पर सोता हूँ। तो जहाँ सोते हो उसको हटा दो, इसको मुझे लेना ही नहीं है। इसके लिए मुझे क्या लगाना है, वेयर लगाना है। उसके बाद आपको क्या देखनी है, अपनी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। स्लीप दे रखा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट में है, तो आई के लिए हम यू लेते हैं, तो डू लगाना पड़ेगा। वेयर डू यू स्लीप, कहाँ सोते हो भाई, ऑन द रूफ। नेक्स्ट, यू लिव एट महेश नगर। कहाँ रहते हैं, महेश नगर रहते हैं। तो वेयर डू यू लिव यही होना चाहिए, लेकिन हमको तो पता है, लेकिन हम तो इसके अनुसार बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वेयर लिखेंगे, कहाँ भाई रहता है वो, महेश नगर। तो इस महेश नगर को ही हमको हटाना है, इसकी जगह हमने वेयर लिख दिया। उसके बाद लिव दे रखा है, तो हमको डू लगाना है। यू का क्या बनेगा, यू का बन जाएगा आई, क्योंकि यू से हम फिर आई और वी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेयर डू आई, और लिव का लिव आ जाएगा। ये रहा स्ट्रक्चर, बिल्कुल यही फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेयर को भी बनाना सीख लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रखा है व्हेन। व्हेन के साथ क्या करना है, तो देखिए व्हेन के साथ गोल्डन रूल्स कुछ इस तरह से हैं। समय सूचक शब्द को व्हेन बना दो, जहां टाइम दे रखा है उसको व्हेन बना दो, जहां जगह थी वहां वेयर बना दो, जहां टाइम दे रखा है उधर व्हेन बना दो। व्हेन बना दो भाई, ठीक है। बाकी सारी कथा सेम की सेम है, तो क्या करना है, व्हेन लिखना है, किसकी जगह, टाइम की जगह। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन आपको मेन वर्ब लिखनी है, और आगे का अगर कुछ बचता है तो उसको लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए कैसे, सीता स्लीप्स एट 11 o'clock। सीता सोती है कब, 11 o'clock। टाइम दे दिया, तो टाइम के लिए व्हेन लुक यूज करना है, इसको हटा दो, ये हमको नहीं यूज करना है क्योंकि ये हमारा आंसर है। क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद ये स्लीप्स दे रखा है, तो क्या बनेगा भाई, एस और ईएस दे रखा है, तो डू या डज लगाएंगे। सीता हमारी सिंगुलर है, इसलिए डज लगाना पड़ेगा। व्हेन डज सीता स्लीप, स्लीप्स नहीं होगा, अब स्लीप हो जाएगा, क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है द बीकानेर मेल रीच दिल्ली एट 7 AM। बीकानेर मेल जो है वो दिल्ली का पहुंचती है 7 बजे। कहाँ पहुंचती है नहीं पूछा है, कितनी बजे के बारे में बात की है,
तो हमें टाइम को लेना है, टाइम को हटा दो, इसकी जगह लिख दो व्हेन। रीच यानी कि डज लगेगा, ठीक है, तो डज लग जाएगा। क्या भाई, द बीकानेर मेल सब्जेक्ट है, इसको लिख दिया द बीकानेर मेल। उसके बाद हमारी रीच का क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और दिल्ली लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सोचो कितना इजी था, कितना सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है भाई, हु का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, व्हेन का मीनिंग क्या होता है, और उसके अनुसार आपको जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं उसको अपने आंसर से हटा दो, उसको लेना ही नहीं है। बाकी का स्ट्रक्चर आपके लिए सभी के लिए सेम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाई। वाई मीन्स क्यों, तो क्यों के लिए बताना है, तो क्यों के लिए क्या करना है, वाई से क्वेश्चन सबसे पहले आरंभ करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसका थोड़ा सा रूल थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है। दूसरा क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। अब तक की दो चीजें तो ठीक है। फिर तीसरा रूल बोला है कि वाक्य के बीच में आपको टू दिखेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, बिकॉज, इफ, थिप, जो चीजें आपको दे रखी होंगी ऐसा कुछ होगा, और इसके बाद के सारे शब्द जो है ना आपको हटा देने हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे वाई का रीजन दे रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपको इफ, बिकॉज, सो, दैट्स वाई, ये वो ऐसे सारे वर्ड्स के साथ जो भी आपको सेंटेंस में मिलेगा वो सब आपको हटा देना है, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। कैसे, देखते हैं। I went to school to teach the student. मैं स्कूल जाती हूं, मैं स्कूल गई क्या, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब यहां पे आपको क्या करना है, वाई से अगर हम ध्यान रखें, ठीक है, वाई से अगर हम ध्यान रखें तो उन्होंने ये बोला है कि पहले आपको वाई लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जो बाकी की चीजें हैं, मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब लिख करके आपको बाकी चीजें छोड़ देनी है, यानी टू के बाद की जो चीजें वो छोड़ देनी है। कैसे, आई वेंट टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट, सबसे पहले आपको वाई लिखना है, लिख दिया। अब इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वेंट दे रखा है तो डिड लगाना है, ठीक है, लगा दिया डिड। आई का क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, बना दिया। वाई डिड यू, अब यू के बाद ये वेंट जो है इसको हमको गो करना है क्योंकि ये वर्ब है, तो लिख दिया गो टू स्कूल। इस टू और वर्ब के बाद की जितनी भी चीजें हैं इन सब को हटा देना है, ठीक है, यानी आपकी जो भी काम हो रही है जिस जगह की, उसके बाद का जो भी टू के साथ जो भी आपका चीज आ रही है उस सबको आपको हटा देना है। टू और वर्ब के साथ जो भी चीजें आ रही हैं बाकी की वो सब आपको हटा देनी है। नेक्स्ट देखो, His father returned to the city to join his duty in the office. तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर फिर से वाई लिखा, वाई के बाद आपको क्या करना है, आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, तो डिड आ जाएगी, ठीक है। वाई डिड हिज फादर हो जाएगा, वाई डिड हिज फादर रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के बाद टू द सिटी तक लिखोगे, उसके बाद ये जो टू जॉइन से लेके फिर से आ रहा है ना, ये आपको नहीं लेना है, यहां तक आपको नहीं लेना है। क्लियर, और बन गया आपका यहाँ पे वाई डिड हिज फादर रिटर्न टू सिटी, उसके पापा सिटी में क्यों आए। एक टू तो यहाँ पे इसके बारे में एक बता रहे हैं, दूसरा टू जो हो रहा है वो हम रीजन देने के लिए कह रहे हैं, तो टू के साथ में जो वर्ब को ज्वाइन करते हुए और बाकी का जो रीजन बता रहे हैं वो चीजें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा चेंज है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है विच। विच का मीनिंग क्या होता है, कौन सा, है ना, तो यहाँ पे चॉइस होती है कौन सा। तो ये दो तरीके से होता है, एक आपके सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है और एक आपके ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट की बात होगी तो सब्जेक्ट को हटा देंगे, जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। देखेंगे कैसे होता है। तो विच का अर्थ होता है कौन सा, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ इसकी जो संबंधित नाउन होती है ना उसको हमको यूज करना होता है, मतलब जो भी इसके साथ वाली जो नाउन है उसको पकड़ के लेके चलते हैं। विच के साथ और नाउन का जो पूरा का पूरा सेट है वो पूरा का पूरा चलता है, ठीक है। तो फिर चाहे वो एज अ सब्जेक्ट हो चाहे वो एज अ ऑब्जेक्ट हो, हमको हमेशा उसकी नाउन के साथ यूज करना होता है, ठीक है। तो जब भी कभी हम विच के साथ यूज करेंगे तो विच उसके साथ उसकी कोई नाउन होगी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर,
इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो भैया सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को उड़ाना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट हटेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, विच लिखेंगे सबसे पहले, विच के बाद जो आपका क्या है, विच ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि चॉइस के साथ हमको नाउन भी लेना है, तो विच ऑफ द टू गर्ल्स ले लेंगे। उसके बाद आपकी जो वर्ब है उसको लिखो, इज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हमको इस सुमन को हटाना है। सुमन जो है वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सुमन एज अ सब्जेक्ट को उसको हटाना है, तो सब्जेक्ट जिस चीज को हटाना है आप उसको हटा दो, बाकी को लिख दो। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, विच लिख दिया। जो भी है किसके बारे में, विच ऑफ टू गर्ल्स, जो हम प्रोनाउन जो नाउन यूज कर रहे हैं इसके साथ उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद बाकी की चीज एज इट इज लिख देनी है। सेम देखो ऑब्जेक्ट के रूप में, अब ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट, कौन सी शर्ट, रेड शर्ट, तो यहां पर ये जो रेड है ना इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, विच शर्ट। ठीक है, क्योंकि विच के साथ हमेशा आपका नाउन आएगा, तो विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट, सिंपल। तो इसमें कौन सी भैया, रेड, हम इस ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट को हटा रहे थे इसलिए सुमन को हटाया, यहाँ ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं इसलिए रेड को हटा दिया। ठीक है, तो विच के लिए आपको इस तरह से विच प्लस नाउन को यूज करते हुए आपको लिखना होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है हाउ। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मीन्स कैसे, काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हाउ के लिए यूज करते हैं, किस प्रकार से हुआ। यहाँ पर हाउ का अर्थ काम करने का तरीका होता है कि काम कैसा हुआ है। यह है आवागमन का साधन भी बताता है, भाई कैसे आए उसके लिए भी तो हम हाउ यूज करते हैं ना। तो वर्ब से प्रश्न करो, कैसे, मतलब सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार, जो भी उत्तर आए उसको छोड़ दो और पूरा वाक्य उतार दो। क्या करना है, हाउ के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है और हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। ये हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आपको हर WH वर्ड के साथ आपको यूज करना होता है। सिर्फ विच के लिए मैंने आपको बताया कि विच में आपको पहले पूरा जो नाउन है वो यूज करना था, जैसे हुज के साथ यूज करते हैं, हुज के साथ पूरा नाउन आता है जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे विच के लिए भी यूज करना है। बाकी सबके साथ आप WH वर्ड के साथ देखोगे कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हु के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या है, ही वॉज क्राइंग लाउडली, कैसे रो रहा है, लाउडली, तेज तेज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, तो लाउडली लिखा हुआ है, तो ये हमको हटा देना है। भाई कैसे रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के, लाउडली रो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद बाकी चीजें लिख दो, खत्म। सेम, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, वो कैसी लग रही है, इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो कैसी लग रही है, मस्त लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, तो ये जो वेरी ब्यूटीफुल है इसको हटाना है। कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, तो इसको हमको हटा देना है। अब जब हम इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे हाउ। लुक्स के लिए क्या लगाएंगे, डज, हाउ डज शी लुक इन दिस साड़ी, लुक्स में से लुक लिखा है, ध्यान रखना प्लीज, डू डज अगर डिड लगा रहे हो तो फिर वर्ब की मेन फॉर्म ही आएगी। ऐसा नहीं कि लुक का लुक्स एज इट इज लिख दो, ऐसा लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ मेन वर्ब आएगी, कोई उसका एस ई एस वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नथिंग, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी डज लिख चुके हैं और हम करते भी तो हैं, जब हम क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है तो हम आंसर में क्या करते हैं, डज देख करके हम लुक में एस लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी संख्या को इंडिकेट करता है। भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम संख्या की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। तो दिए हुए वाक्य में अगर आपको हाउ मेनी है तो जो भी आपको संख्या दे रखी है ना, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसकी जगह आप क्या लिख दो, हाउ मेनी लिख दो। सेकंड थिंग क्या करनी है आपको, सेकंड थिंग आपको हाउ मेनी के साथ वो नाउन दे रखा होगा, उस नाउन को लिखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स है तो हाउ मेनी के साथ वो स्टूडेंट्स लगाना, यानी वो नाउन लगानी है। नंबर हटा देना है, लेकिन उस नंबर के साथ जो नाउन है उसको लेना है। देन आपको वही उस नाउन को हाउ मेनी के साथ आपको लगा देना है। इसके बाद वही बाकी की सारी चीजें, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब लगानी है, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीजें करनी है। ठीक है, देखो कैसे, आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे, मैंने बेचे कितने, 10 स्कूटर्स जो हैं वो बेचे यस्टरडे की बात कर रहे हैं, तो कितने स्कूटर बेचे हैं, 10, तो ये नंबर है, यहां हमें लिख देना है हाउ मैनी। ऑलराइट, तो हाउ मैनी लिख देंगे, हाउ मैनी के साथ क्या लिखेंगे, स्कूटर्स लिखेंगे, क्योंकि हाउ मैनी के साथ जो भी हमारा नंबर यानी जो भी नाउन है उसको लिखना है। हाउ मैनी स्कूटर्स, सोल्ड दे रखा है तो डिड लगाएंगे,
डिड लगा दिया, आई का क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे, सोल्ड का क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और यस्टरडे लिख देंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ही गेव हर 500 रुपीज। अब इसको भूल जाओ कि ये हमको पता है, देखो ही मत, इसको खुद से बनाओ या यहीं पर ही ये फटाफट ये सेंटेंस लिख करके वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ। क्या करोगे, 5 दे रखा है तो इसके लिए तो हम क्या कर देंगे, हाउ मैनी लिख देंगे। हाउ मैनी के बाद ये 100 रुपीज जो है ये लिख देंगे, हाउ मैनी। अब हाउ मैनी कितने, 500 बोला है तो उसको हटा दो, रुपीज को लिख देंगे, हाउ मैनी रुपीज। हाउ मैनी रुपीज के बाद क्या लगाएंगे, गेव दे रखा है तो डिड लगाएंगे, हाउ मैनी रुपीज डिड, ही का ही लिख देंगे, ही गिव हर, हर का हर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, हाउ मेनी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है और ये आ सकता है गूगली क्वेश्चन है। ये गूगली क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां हम बहुत उसको सिंपल समझ लेते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी हल्की सी गड़बड़ दिखती है और उसको हम नॉर्मल तरीके से यूज कर लेते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, तरीके से समझना। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये रखा है पहला पॉइंट, यदि हैज, हैव, हैड के बाद, एक काम करते हैं पहले इस पॉइंट से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो हेल्पिंग वर्ब से अगर हमने पढ़ रखा है तो हेल्पिंग वर्ब से अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब निकाल करके आगे लगा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो उसका प्रोनाउन, उसका जो नाउन, जो उसका सब्जेक्ट है, अगर वो किसी प्रोनाउन में आई वी में है तो आप उसको चेंज कर लेंगे यू में, और बाकी फिर आप एज इट इज सारा चीजें लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। WH वर्ड में हमने सभी की चीजें समझी थी कि जहां पर जिस चीज के लिए बोल रहे हैं, जैसे वेयर के लिए बोल रहे हैं तो जो जगह है उसको हटा दो, उसके लिए आप वेयर यूज करो, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो और बाकी क्वेश्चन मार्क लगा दो। सेम बाकी सारी चीजों के लिए भी ऐसे ही होता है। सिर्फ और सिर्फ हुज के लिए क्या करना है, हुज के साथ जो आपका नाउन दे रखा है उसको आपको यूज करना है। विच के लिए भी आपको जो नाउन दे रखा है उसको यूज करना है। उसके बाद वही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको सभी को ऐसे करना है। कोई ऐसा अलग रूल नहीं है, कोई ऐसी टफ चीज नहीं है जिसको आप ध्यान ना रख सको, आराम से हो जाएगा आपसे। अब ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि यदि हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है। ओहो, अब तक तो हम यही देखते थे भाई हैज दे रखा होगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमको प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाते हैं। हैव हो सकता है इसके साथ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाते हैं, हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट को दिखाते हैं। लेकिन इन्होंने ये बात बोल दी कि अगर आपके पास हैज, हैव, हैड तो है बट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये मुख्य वर्ब होते हैं और अर्थ में आपको क्या देते हैं, पास है, रखता है आदि। ठीक है, जैसे सेंटेंस समझो, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो यहां पर मैंने जो ये हैव यूज किया है, आई हैव अ कार, तो ये जो हैव है ना, इस हैव के साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगी हुई है, हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, ये हैव ही मेरी मेन वर्ब है और इसका मतलब क्या है, मेरे पास है। तो ये चीज यही कहना चाहता है कि जब हैज, हैव या फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये जो हैव, हैज, हैव है ना, यही हमारी मेन वर्ब होती है। पहले पॉइंट से तो आपको ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कहा है, जब ये मुख्य वर्ब है, अब ये जब ये मुख्य वर्ब हैं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड लगाना आवश्यक है। फिर से समझो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे या जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस हैव को लगाएंगे क्या, नहीं भाई, ये तो हैव तो हमारी मेन वर्ब है ना, इसको कैसे लगा सकते हैं। तब हमको ये देखना होगा भैया ये कैसी चीज है, ये डू है, डज है या फिर डिड है। समझ रहे हो कि हमको इसमें ये मेन वर्ब का काम कर रही, तो अब ये हैव वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हम इसको आगे लगाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इस हैव के साथ हमारी मेन वर्ब भी होगी। ठीक है, हैव के साथ हमारा ईटन होगा या फिर वेंट होगा, गॉन होगा, ऐसा जब अगर हमको दिखेगा
तो हम समझेंगे कि हाँ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अभी ये मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या लेना होगा, या डू या फिर डज या फिर डिड। तो डिड तो लगेगा ही नहीं क्योंकि डिड तो हम हैड के साथ लगाते हैं, इसके साथ डू डज लगेगा, और डू डज में से किसके साथ लगेगा, आई है तो ये डू ही लगेगा। ठीक है, तो ये लगेंगे। उसके बाद क्या कहा है, डू डज या डिड के बाद हैव का प्रयोग होता है, हैज अथवा हैड का प्रयोग गलत है। और डू डज डिड अगर आप लगाओगे तो उनके साथ आप क्या लगाओगे, हैव का प्रयोग लगाओगे, ना कि हैव का ही प्रयोग होता है। हैज अथवा हैड का प्रयोग हम जब करते हैं वो गलत होता है, हमको हैव का ही प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि जब हैज हैव हैड जो है आपको मेन वर्ब के फॉर्म में दे रखे हो तो वो क्या करते हैं, जब उनका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू डज डिड को यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्या दे रखा है, शी हैज 5 बुक्स, उसके पास कितनी बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं। अब आप इसके लिए क्वेश्चन करोगे कि उसके पास कितनी बुक्स है, तो वो कैसे बताएंगे, तो वैसे बताएंगे हाउ मेनी, कितनी बुक्स हैं, हाउ मेनी। तो ये नंबर्स जो है इसके लिए तो हमने हाउ मेनी लगा दिया। अब ये हैज दे रखा है तो क्या हम ऐसे लिखें, हाउ मेनी हैज लिख दें, नहीं नहीं, ये हैज तो उसके पास है, ये तो वर्ब की बात कर रहे हैं। दिखने में कितना सिंपल सेंटेंस है ये, हम जब बनाने पाएंगे ये सेंटेंस यूं बन जाएगा, हाउ मेनी हैज लिख देंगे, चलो नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है, हाउ मेनी इस हैज, तो ये तो क्या है, ये तो हमको बता रहा है भाई कितनी है, इतनी बुक है, पास है, मेरे पास इतनी बुक्स हैं। तो क्या करना है आपको, हाउ मेनी, उसके बाद जो भी आपका नाउन है उसको तो लेना ही है, हाउ मेनी बुक्स। अब ये हैज है तो हैज के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज किस में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है, तो हैज के लिए हम डज को यूज करेंगे क्योंकि हमारा वर्ब कैसा है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो डज लगाएंगे। हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव। अब ये हैज नहीं बन करके क्या बनेगा, हैव बनेगा, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो क्या, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, सभी के लिए हम किसको यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे। चाहे आपके सेंटेंस में हैज ही क्यों ना हो, हैड ही क्यों ना हो, सबके लिए आपको हैव ही यूज करना है। नेक्स्ट देखो, माय अंकल हैज 10 काउस। इसको आप पॉज करके खुद से बना के देखना, फिर आप इसको चेक करना। 10 दे रखा है, उसके लिए लिख दो हाउ मैनी, हाउ मैनी के बाद लिख देंगे काउस। ठीक है, हाउ मैनी काउस के बाद क्या करना है, ये हमारा हैज दे रखा है लेकिन हमको तो क्या लगाना है, डज लगाना है क्योंकि मेरे अंकल है। हाउ मैनी काउ डज माय अंकल। अब माय के लिए हम क्या लगाते हैं, माय, और आर के लिए हम योर लगाते हैं। ध्यान रखना ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, तो योर आएगा, योर अंकल। ठीक है, अंकल, और हैव, हैज की जगह क्या लिख देंगे हम, हैव लिख देंगे। ठीक है, हाउ मैनी काउस डज योर अंकल हैव। क्लियर। तो इस तरह से छोटी सी चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है सिंपल, लेकिन इस तरह से भी आ सकते हैं हाउ मैनी से। चलिए हाउ मैनी हो गया, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच, मच मच, हाउ मच क्या होगा, हाउ मच कितना, है ना, जिसको हम नंबर्स में ना करके क्वांटिटी के बेस पे हम जिसको दिखाते हैं, मात्रा में जिसको हम दिखाते हैं उसके लिए होता है। तो हाउ मच मीन्स मात्रा। मात्रा के साथ वही आपको नाउन लेना है, जैसे हम हाउ मैनी के साथ लेते हैं वैसे ही हाउ मच के साथ जो भी आपका नाउन होगा उसको आपको लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज उतार देना है। कैसे, ही ड्रैंक 2 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग। कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम। ठीक है, तो 2 किलोग्राम को हटा दो, बाकी का लिख दो। कैसे लिखोगे, हाउ मच मिल्क, ड्रैंक का क्या हो जाएगा, डिड, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, ड्रैंक का ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक इन दी मॉर्निंग। मैं बना देती हूँ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ताकि आपको इजी रह जाए। हाउ मच, उसके बाद आपको नाउन लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और फिर बाकी का सेंटेंस कुछ हो, अदर वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आप चाहें तो उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट है आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे। तो इसके लिए आप हाउ मच और हाउ मैनी दोनों से कैसे बना सकते हो, दोनों ही दे रखी है शायद इसमें। तो देखो इसका पहले बनाते हैं हम हाउ मैनी।
तो हाउ मैनी से क्या हो जाएगा, हाउ मैनी रुपीज डिड यू कलेक्ट टूडे। ये तो सारी चीजें सेम ही है, बस इधर ही है हाउ मच मनी। अब इसको क्या किया इन्होंने दो तरीके से चेंज किया। रुपीज को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज। मनी को ऐसे बोलते हैं क्या, 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4 मनी, नहीं बोलते ना। तो ये दो तरीके से चेंज हो गया, एक हाउ मैनी से भी चेंज हो गया, एक हाउ मच से भी चेंज हो गया। हाउ मच के लिए हम हाउ मच मनी लिख देंगे, तो हाउ मच मनी 500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो हाउ मच से भी और हाउ मैनी से भी। बड़े आगे नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, है ना। तो ये है समय सूचक शब्द यानी हाउ लॉन्ग को दिखाने के लिए। दूसरा इसमें वही हेल्पिंग वर्ब, बाकी का सेंटेंस एज इट इज। हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। कैसे दे रखा है, ही वॉज ऑन द सर्फेस फॉर अ मोमेंट, कितने के लिए, फॉर अ मोमेंट के लिए। तो ये फॉर अ मोमेंट जो है ये हमारा समय सूचक है, और समय सूचक को हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, हाउ लॉन्ग लगा देंगे। हाउ लॉन्ग वर्ब लगा देंगे, वॉज, ही का क्या हो जाएगा, ही ऑन द सरफेस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दिस रूम इज 20 फीट लॉन्ग, कितना है, 20 फीट है। ठीक है, 20 फीट। अब क्या हुआ, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद क्या लिखेंगे, हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, कितना है, 20 फीट लॉन्ग, पूरा का पूरा उड़ा दिया। ठीक है, तो 20 फीट लॉन्ग इसको हमको हटा देना है हाउ लॉन्ग के साथ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे सारे फ्रेमिंग क्वेश्चंस, क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चंस में क्या आएगा, आपको एक सेंटेंस आंसर दिया होगा और उससे आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, और जो आपको दो तरीके से यस और नो में भी मिल सकता है, और दूसरा आपको कैसे मिल सकता है, WH वर्ड्स में मिल सकता है। WH वर्ड्स को भी आपने अच्छे समझ लिया, एक बार अच्छे से, और अगर आपको क्लियर करना है तो वापस से फटाफट से वीडियो को जल्दी जल्दी स्पीड में समझ लेना, और छोटे छोटे से पॉइंट्स अपने जल्दी से बना देना, और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए एक एक करके देख लेना, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स जो भी हो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ यार पढ़ गया, अब समझ में आ गया अब कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट। एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज हमें क्वेश्चन टैग जो है थोड़ा सा बस एक हिंट दे दो कि कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है। तो देखो, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या है, क्वेश्चन टैग ऐसा होता है जिसमें हम आंसर, हम एक लाइन बोलते हैं और सामने वाले से हम उसकी सहमति के लिए बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कल कितना मजा आया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये है ना जो यूज करते हैं, ये हम क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ना का साउंड आ रहा है। तो क्वेश्चन टैग के लिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम कोई चीज पॉजिटिव में हमको सेंटेंस मिल रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव में, और अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसका बनता है पॉजिटिव में। क्लियर, देखिए कैसे होता है। जैसे दे रखा है शी इज अ क्लेवर गर्ल, वो एक बहुत ही चतुर लड़की है ना। तो है भाई, हाँ है। तो इसमें आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका प्रोनाउन लेना होता है आपको, चाहे किसी का नाम हो तो भी आपको प्रोनाउन ही लेना होता है उसका। तो यहां पर क्या करना होता है, जो भी आपकी वर्ब दे रखी है उसको लो और उसके साथ नॉट लगाना है, लेकिन ऐसे कभी नहीं लिखना है इज नॉट, ऐसे करके नहीं लिखना है। इनको हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना होता है, यानी इजंट करके लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इजंट लिख करके जो भी आपकी वर्ब है उसको लो, उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से नॉट लगा के लिखना है, और बाकी आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन आपको लिख देना है। कैसे हो जाएगा, शी इज अ क्लेवर गर्ल, तो हो जाएगा, आगे लगा देते हैं इजंट शी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है शी इज नॉट डांसिंग। अब क्या दे दिया, नेगेटिव में दे दिया। जब अगर नेगेटिव में दे दिया तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव में नॉट दे दिया है तो आपको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या बनाओगे, इज शी। नेक्स्ट आता है, अगर आपको इस तरह से सेंटेंस मिलता है एवरीवन लाइक्स मनी, तो एवरीवन लाइक्स मनी, अब यहां पे तो आपको वर्ब दिख ही नहीं रही है, लेकिन हाँ हमको दिख रहा है लाइक्स, और लाइक्स के लिए हम क्या लगाएंगे, SIS। तो हमको या तो डू लगाना है या फिर डज लगाना है, लेकिन ये हम तभी लगा सकते हैं जब हम हमारे सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ही या तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डू लगाएंगे प्लूरल के लिए, डज लगाएंगे हम सिंगुलर के लिए। अब एवरीवन, जब हम एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, ऐसे अगर वर्ड्स अगर आपको सामने मिल जाते हैं, इनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इन सब के साथ हमको क्या यूज करना होता है, दे यूज करना होता है।
चाहे एवरीवन हो, चाहे समवन हो, एवरीबॉडी हो, इन सब के साथ आप दे यूज करते हो। तो अब अगर ये दे है तो फिर मुझे क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा, और डू ये पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा, डोंट यू। ठीक है, तो बन जाएगा डोंट दे। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन द विंडो। ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ तो भैया यहाँ तो कोई हमको सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा, ये तो सीधा सीधा इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस के साथ आपको एक रूल यूज करना है, चाहे ये कैसा भी हो, आप इसके साथ कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव में भी बना सकते हो और नेगेटिव में भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, कैसे भी इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए, ओपन द विंडो आ जाए, शट द डोर आ जाए, शट योर माउथ आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंपैरेटिव सेंटेंस कैसा भी आ जाए, आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक चीज लिखनी है, यहां पे लिखना है, या तो लिखो विल यू या फिर लिख दो वॉन्ट यू। इसका आप पॉजिटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो, दोनों चीजें बना सकते हो, दोनों ही सही है। विल यू भी लिख सकते हो, वॉन्ट यू भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो आप ऐसे ऑब्लिक करके दोनों ही लिख देना। ठीक है, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास बुक्स नहीं है, तो नेगेटिव में दिया है, पहले से ध्यान से देख लेना कि नेगेटिव है तो क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो दे ही रखी है, हैव ले लो, हैव के साथ आई लिख दो, हैव आई। ठीक है, इस तरह से इसको बना देना है। ओके, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग जिनमें हमको पॉजिटिव का नेगेटिव, अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है, और कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें आपको इंपैरेटिव अगर मिल जाता है तो आप विल यू या वांट यू दोनों ही लिख सकते हो, और अगर एवरीवन और इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो उनके लिए आप क्या लगाएंगे, उनके लिए आप लगाएंगे दे, और दे के साथ आप डू लगा सकते हैं, डोंट, अगर यहाँ पे पास्ट में है तो डिड लगा देना, डिडंट, दे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। अच्छे से इस लेक्चर को देखना है क्योंकि यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, तो अच्छी तैयारी करनी है, आपका पेपर आने वाला है, और ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से बस पेपर को बढ़िया तरीके से करना है, जितना पढ़ लिया उसको बस उतना पढ़ करके रिवाइज कर लो। ये रिवीजन था, इस रिवीजन से आप आराम से जो भी छोटे डाउट्स जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।